हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपना वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सभी ध्यान से पढ़ेंगे, चैप्टर का आगे का पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल बताने से पहले मैंने आपको सेल का पूरा पास्ट हिस्ट्री सब बता दिया, किस सेल ने कौन से साइंटिस्ट कब आए, क्या डिस्कवर करा, सब कुछ। ठीक है, अब आपका काम ये है कि जो भी मैं डेली करा रहा हूँ उसे पढ़ते रहो बच्चों, प्लीज मेहनत करो थोड़ा सा। ठीक है, तो सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मैंने बताया ऑन द बिहाफ ऑफ शेप। शेप की बात करें या साइज की बात करें या एक्टिविटी, हर सेल की अलग अलग एक्टिविटी होती है, मगर हर सेल 3 मेजर रीजन में डिवाइड है। जितने भी सेल होते हैं वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। उनके स्ट्रक्चर में 3 चीजें पाई जाती है। जैसे आप और मैं सब अलग अलग है, सबकी नेचर अलग है, कृष्णा की नेचर अलग है, या हमारे स्कूल के बच्चों की बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है, मगर सबके पास कॉमन क्या है कि सबके पास ह्यूमन हार्ट है, दिल है, आंखें हैं, है ना। उसी तरीके से हर सेल के पास जो मेन रीजन है वो 3 है। सबसे पहला रीजन आता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें यही चीजें पढ़नी है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, एंड सेल वॉल। सब पढ़ाऊंगा, ये क्या है हमें यही पढ़ना है। दूसरा जो मेन रीजन आता है वो है न्यूक्लियस। क्या आता है? न्यूक्लियस। हर सेल के पास न्यूक्लियस मेन रीजन है। और तीसरा आता है साइटोप्लाज्म। यही 3 पढ़ना है, चैप्टर खत्म है। यही थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है। आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिश करूंगा खत्म करने की, कल सेल वॉल खत्म कर देंगे और न्यूक्लियस, एंड देन परसों से साइटोप्लाज्म। संडे क्लास है इस बार, पहले बता रहा हूँ, संडे को कोई भी छुट्टी नहीं है इस बार। बाकी बता देंगे अगर कुछ होता है तो। ठीक है, क्लास इन द सेंस की वीडियो आएगी आपको। अब सुनिए मेरी बात, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए क्लास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबको पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं, मेरे जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं, चाहे वो दिल की बात करें या किडनी की बात करूं या लीवर की बात करूं, सबके सब कवर है नहीं है, उस सबके ऊपर क्या है, एक खाल है या नहीं, एपिडर्मिस है या नहीं, सब हड्डियों के ढांचे में बंद है या नहीं, कवरिंग लेयर है या नहीं। आप जिस घर में रहते हो, आपके घर की बाउंड्री है या नहीं। आपके कमरे की बात करें तो कमरे के चारों तरफ दीवारें हैं या नहीं आपके रीजन में। उसी तरीके से जो सेल होता है, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री, जो कवरिंग लेयर होती है, जो सेल को घेरे रखती है, बांधे रखती है, उसी लेयर को हम कहते हैं बेटा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? द आउटर मोस्ट, लिख लीजिए थोड़े 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 पार्ट, इंट्रोडक्शन के बारे में लिख लीजिए थोड़ी थोड़ी बात। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर बाउंड्री। और जहां भी दिक्कत है नोट डाउन करते चलेंगे, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, जो जो भी सेल होगा उसकी आउटर बाउंड्री। जैसे आपने अपने नाम एक प्लॉट करा, तो प्लॉट की बाउंड्री कराते हो नहीं कराते हो कि ये बाउंड्री हो गई है जी, इसके अंदर का रीजन मेरा है। उसी तरीके से जो सेल की बाउंड्री होगी उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मेम्ब्रेन। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फॉर एग्जांपल, ये मेरा सेल है, ये जो बाहर लेयर बनी हुई है, ये जो गोल गोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी के अंदर तो क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। यानी सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज है वो इसी, जैसे आप लोग घर के लोग हो, घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची ताऊ दादा दादी सब होंगे, सब उस घर की दीवार, बंद दीवारों के बीच में रहते हो। उसी तरीके से जितनी भी सेल ऑर्गेनेली है वो इस बाउंड्री के अंदर रहती है। ये बाउंड्री क्या करती है? सबको कवर करके रखती है। तो इट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। आगे लिख लीजिए, इनसाइड इट, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका। इनसाइड इट, इसके अंदर क्या लाई करता है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, ये ना, लाइज द साइटोप्लाज्म। इसी के, या भी एक, ये कोई भी मेरे से नहीं पूछेगा कि भैया साइटोप्लाज्म क्या है। मैं पहले कह रहा हूं कोई भी मेरे से ये ना पूछे कि ये साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म जब आएगा तब हम पढ़ा देंगे आपको कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इनसाइड इट लाइज द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या लाई करता है? साइटोप्लाज्म। वेरियस सेल ऑर्गेनेली, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है मोस्टली, ज्यादातर, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, पेरेक्सिसोम, सब के सब जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो इसी आर पैक्ड या आर सस्पेंडेड
इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेल्स रहती है और साइटोप्लाज्म कहाँ रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि जितनी भी सेल ऑर्गेनेली है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पैक रहती हैं। किसकी वजह से? साइटोप्लाज्म की वजह से, क्योंकि साइटोप्लाज्म उनको अपने पास सस्पेंड करके रखता है, अपने अंदर डिसॉल्व करा के रखता है। समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे सुनिए। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, कैसे बनती है। अब सुनिए इसका आगे हम पढ़ेंगे इसको डीप। इरेज कर रहा हूं मैं ऊपर का पार्ट, सुन लीजिएगा प्लीज। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म कर दूंगा मैं पूरा, तो सुनिए। अब मेन स्टार्ट होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो मैंने स्टार्ट कराया था, थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू दिया था। अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या नेचर है इसका। नेचर का मतलब ये कैसी है, इसका साइज क्या है, दिखने में कैसी है, अकरेंस क्या है, कहां कहां पाई जाती है, और इसके फंक्शन क्या है। हर टॉपिक हम 3 चीजों में पढ़ेंगे, नेचर, अकरेंस, फंक्शन। नेचर मतलब वो दिखने में कैसी है, क्या कलर है, किससे मिलकर बनी है। अकरेंस मतलब कहां कहां पाई जाती है, बेसिकली कहां अकर करती है। और फंक्शन मतलब इसकी वजह से क्या क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होता है। तो देखो बच्चों, प्लीज जिसको समझ में ना आए तुरंत पूछना, मतलब नोट डाउन करके रखो। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर एंड अकरेंस। ये मैंने लास्ट वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी की वजह से वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप सुन लीजिए बेटा, ये कैसी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसी होती है? लिविंग होती है। लिख लीजिए, लिविंग मतलब इसके अंदर लिविंग सेल से मिलकर बनती है, लिविंग होती है, डेड नहीं, लिविंग मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद क्या होता है बेटा? बहुत पतली होती है, थिन, वेरी वेरी थिन, बहुत 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 पतली होती है। इसका जो साइज है बेसिकली बस कितना है? 70 एमस्ट्रॉन्ग। बेटा 1 एमस्ट्रॉन्ग एक यूनिट है जिसमें होता है 10 की पावर -10 मीटर, और वी कैन से दैट 70 इंटू 10 की पावर -10 मीटर इसका साइज। कितना छोटा है, यानी 0.000000007, 10 बार 0 फिर 7। तो कितना छोटा है, आप खुद सोचिए मेरी बात। अगर आप इसको नेक्ड आई से देखना चाहोगे तो नहीं देख सकते, वो तो आज हमारे पास बड़े बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप है, उनकी मदद से देख पाते हैं हम इस लेयर को। वरना अगर आप इसको देखोगे ना तो एक पतली सी बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई देगी, जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा पढ़ के। लेकिन आज हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं जिनकी मैग्निफिकेशन पावर 1 लाख से 5 लाख टाइम्स है। तो हम इसको जूम करके देखते हैं, तब हमें दिखती है कि वो किस किस से मिलके बनती है ना। तो कैसी होती है? थिन, लिविंग, साथ में इलास्टिक होती है। क्या होती है? थोड़ा सा खिंच जाती है, मुड़ जाती है, इलास्टिक जैसी होती है। कैसी? इलास्टिक। ये क्या चल रही है बेटा? इसकी नेचर चल रहा है। ठीक है, और सुन लीजिए बेटा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सुनते रहिए, ये किस किस से मिलके बनती है बेटा? इसके अंदर 4 चीजें होती हैं, सुन लीजिए मेरी बात। पहला पाया जाता है फॉस्फोलिपिड। ये जो किससे मिलके बनती है? ये फॉस्फोलिपिड। लगभग लगभग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 75% क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स। क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड। बाकी बचा कुचा 25% में प्रोटीन, यानी इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन समझते हो ना, कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें पाई जाती हैं। और इन सब से मिलकर क्या बनती है आपकी वो लेयर? एक छोटी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस किस से? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये 3 मेन चीजें हैं जिनकी मदद से बनती है, मगर मेन चीज तो यही है 75%, बाकी 25% जो प्रेजेंट करते हैं मिक्स कर। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेटा, क्या बेटा? बेसिकली नेचर। ठीक है, एंड अकरेंस। पाया कहां जाता है? सुन लीजिए बेटा, ये प्लांट, लिख लीजिए अगला पॉइंट, प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इन तीनों के सेल्स के पास पाई जाती है। प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, आया समझ में? बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, ये हो गया इसका नेचर एंड अकरेंस खत्म। अब आता है इसका फंक्शन, जो मुझे आज का लास्ट टॉपिक कवर करना है। इसका क्या फंक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री कवरिंग लेयर ऑफ ईच सेल। क्या है ये बेटा? पतली सी है, छोटी सी है, थिन है, बहुत छोटा साइज है,
70 एमस्ट्रॉन्ग, 1 एमस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10, तो हम लिख सकते हैं 70 इंटू 10 की पावर -10। किस से मिलके बनती है? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। 75% मगर फॉस्फोलिपिड ही पाया जाता है ना? क्लियर है? इसके बाद क्या बताया? प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जगह जगह प्लांट्स में के सेल में भी, एनिमल के में भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में भी पाई जाती है। आगे सुनिए, बात करते हैं इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, यही इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है, समझने वाली बात है बेटा। फंक्शंस, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चों को तो पता नहीं होता, बच्चों को पता तो होता मगर वो बता नहीं पाते कि यार इसके क्या फंक्शन है। भैया समझ में नहीं आ रहा है हमें तो किस तरीके से करें, तो सुनेंगे सभी ध्यान से, कैसे करेंगे सुनिए। क्या क्या फंक्शन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो पहला फंक्शन, सुन लो मेरी बात सभी ध्यान से, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना बेटा। इट परमिट्स, पहला फंक्शन क्या है? जैसे आप अपने घर में, चलो इस तरीके से समझो भैया, आप ये तो है नहीं कि आप अपने घर में किसी को भी बुला लोगे, जो आपके जानने वाले हैं उन्हें ही तो घर में बुलाओगे, कोई भी तो नहीं आ सकता आपके घर में रहने ना। आप अपनी मर्जी से, अब छोटे बच्चा है 3 साल का, उसे तो घर से बाहर नहीं निकाल सकते आप, है ना? तो कुछ लोगों को आने दे सकते हैं और कुछ लोगों को जाने दे सकते हैं। तो उसी तरीके से सेल में भी होता है बेटा। कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे हमें दूध दही सब्जियों की जरूरत होती है तो हम बाहर जाते हैं लेने, उसी तरीके से सेल को भी कुछ चीजों की जरूरत होती है तो कुछ चीजों को अंदर आना पड़ता है। और जब कुछ चीजें हमारे घर में कूड़ा कचरा हो जाता है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है। उसी तरीके से जब सेल में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग, वो बाहर भी निकालनी पड़ सकती है। यानी सेल में कुछ चीजों की एंट्री भी होती है और कुछ चीजों का एग्जिट भी होता है। कुछ चीज आ सकती है, कुछ चीज जा सकती है। तो ये किसकी परमिशन की वजह से करते हैं? कौन परमिट करता है इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? परमिशन देता है, परमिट देता है क्या, कि ये चीज अंदर आ सकती है और ये चीज अंदर नहीं आ सकती, ये चीज बाहर जा सकती है और ये चीज बाहर नहीं जा सकती। तो ये जो हमारा परमिशन वाला काम है, जो परमिट करता है कि तुम आ जाओ मेरे अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम्हें पास, जैसे बॉडीगार्ड खड़े कर दिए, एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो वो पास देख के आपको अंदर आने देते हैं और बाहर जाने देते हैं। उसी तरीके से यहाँ ऐसे इस काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ को तो अंदर आने देता है, काम की चीजों को, एसेंशियल चीजों को, काम की चीजों को, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, कैसे निकालेगा सब सिखाऊंगा। तो पहला फंक्शन क्या है? इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। बेटा सुनते रहो, देखो प्लीज, है ना, ध्यान से। ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल। जस्ट इस तरीके से समझो, ये मेरा सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, दो चार चीजें। अब कुछ चीजें अंदर भी आनी है और कुछ चीजें बाहर भी जानी है अंदर से। कुछ चीजें अंदर आनी भी, कुछ चीजें बाहर से। तो वो किस लेयर से होती हुई आएंगी? खुद देखो, इस लेयर से तो होती हुई आ रही है, इस लेयर से। किस लेयर की वजह से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। अब ये आती कैसे? जैसे आप लोग घर से जाते हो बाहर तो तीन चीजों से जा सकते हो। पहला या तो पैदल, दूसरा या बाइक लेके जा सकते हो, तीसरा या गाड़ी लेके जा सकते हो। हाँ या ना? ऐसे होता है ना? उसी तरीके से जब कुछ चीजें आ रही हैं और कुछ चीजें बाहर जा रही हैं तो वो किस किस प्रोसेस से आ सकती है, किस किस प्रोसेस से जा सकती है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करती है, वो सुन लीजिए। कुछ चीजें अंदर आ रही हैं, कुछ चीजें बाहर जा रही है, यानी मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, आना जाना। तो आप भी कैसे मूव करते हो? या तो गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, या बाइक का, या पैदल का, या साइकिल का, यानी कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करते हो ना। उसी तरीके से सेल में भी कुछ ना कुछ प्रोसेस तो फॉलो होता होगा। वो कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे बाहर जाते हैं, वही बता रहा हूँ पहले फंक्शन में। तो कैसे आते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले होता है किससे, शॉर्ट में लिखते चलो, डिफ्यूजन। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था बेटा। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? एक तरीके से ऐसे समझो, मेरा आपने देखा होगा जहां मैं पढ़ाता हूँ बहुत बड़ा हॉल है, जहां हम लोग 40-50 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, पता होगा आपको। अगर मैं अपने छोटे से हॉल में 100 बच्चे बिठा लूं, 100 के बजाय 200 बच्चे बिठा लूं, जैसे ही गेट खोलूंगा एकदम से सारे बच्चे बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे?
एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है, जैसी दम घुटने लगेगा, भीड़ उस तरफ भागेगी, नहीं भागेगी जहां लोग कम होंगे। पानी एक तरफ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, जैसे उसको जगह मिल जाएगी वो ज्यादा से कम वाली जगह जाएगा, नहीं जाएगा, होता है नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा था डिफ्यूजन की वाटर वेपर्स जहां एक साथ है वहां से मूव करके दूसरी जगह जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो वही होता है। कैसे, सुनो मेरी बात। ये है मेरा सेल, सुनना बच्चों प्लीज मेरी बात। ये जा रही है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसको अटैच करते हुए, समझ रहे हो, ब्लड जगह जगह ब्लड कैपिलरीज जारी होती हैं। ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी, ये मान लीजिए कौन से सेल है, आरबीसी, जिसके पास जो हमारे लंग्स से क्या लेके आ रही है बेटा, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, लंग्स से क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन ली, ब्लड में मिक्स हो गई, ब्लड में जो आरबीसी होते हैं वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, याद रखना। अब सेल को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है काम करने के लिए, तो बेटा अब देखो ब्लड के अंदर तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है बेटा, हाई, मगर सेल के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो आपको पता होगा डिफ्यूजन केमिस्ट्री में द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। याद है आपको पढ़ाया था मैंने डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, सुन लीजिए, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, किसी भी चीज का अचानक से मूवमेंट हो जाना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तब तक जब तक दोनों जगह बराबर बैलेंस ना हो जाए उसे कहेंगे डिफ्यूजन। तो उसी वजह से यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो अंदर क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी, हाई से लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसी तरीके से सेल ने अब ऑक्सीजन को यूज कर लिया, बदले में वो क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पढ़ा होगा। अब ऑक्सीजन तो सारी खत्म हो गई, अंदर क्या इकट्ठी होती चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर कैसी कंसंट्रेशन हो गई, हाई, और यहाँ क्या हो गई, लो। तो उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फिर चली जाएगी ब्लड में मिक्स होके, और ब्लड में मिक्स होके वो हमें नोज से हमारे बाहर निकल जाती है, ऐसे तो होता है। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले दोबारा सुनो। जब हमारे ब्लड ने ऑक्सीजन को लिया तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई और सेल के पास कम है, तो वो डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन को सेल अपने अंदर ले लेगा। अब जब ऑक्सीजन को यूज कर लेगा तो वो बदले में क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता रहेगा, तो एक टाइम पे सेल के पास बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म, फिर वहां हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो फिर वो दोबारा से सेम काम हो जाएगा, हाई से लो की तरफ ब्लड में मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से सेल क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो कैसे मूवमेंट होगा, पहला बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो लिख लीजिए डिफ्यूजन क्या होता है, लिख लीजिए, समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लिखिए सम मॉलिक्यूल्स, पहले इसमें लिखिए पहला पॉइंट, सम मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, समझ सकते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, या फिर मैं कह सकता हूं वाटर एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं एटसेट्रा, कैन मूव अक्रॉस, क्या करते हैं, मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके खिलाफ, किसके में से होते हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, कौन से प्रोसेस से, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है, लिख लीजिए, डिफ्यूजन के बारे में भी आपको पता होगा, सॉलिड में बहुत कम डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा डिफ्यूजन होता है, गैस में और भी ज्यादा डिफ्यूजन होता है, पढ़ाया था केमिस्ट्री के चैप्टर में, क्योंकि गैस के पास, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, फोर्स कम होता है, सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो डिफ्यूजन सबसे अच्छा गैस में होता है और सबसे बेकार सॉलिड में, पढ़ाया था। क्या होता है, सुन लो मेरी बात, डिफ्यूजन, अब इसको आप लिखेंगे, इट इज द, लिख लीजिए, इट इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, लिखते रहिए, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लिख लीजिए बस, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, समझ जाना, कंसंट्रेशन है ये, हाई कंसंट्रेशन टू
लो कंसंट्रेशन। आप लोगों को होपफुली यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैकेनिकल चार्ज, ठीक है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिख लिया। एग्जाम्पल जैसे अमीबा, आप सुनना मेरी बात, अमीबा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके वो भी ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो वो किस प्रोसेस से करता है बेटा, डिफ्यूजन से, याद रखना। अमीबा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, वो इसी प्रोसेस से करता है, डिफ्यूजन से, ठीक है। किसके में से होते हुए जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, ठीक है। पहला फंक्शन समझ में आया, कुछ चीजों को आने देता है, बाहर जाने देता है, किस प्रोसेस से, पहला डिफ्यूजन। उतारिए। अगला जो बताने वाला हूँ वो शायद आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा, सुनते रहिएगा, पार्ट खत्म होने वाला है आज का। तो डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया बच्चों। दूसरा जो प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, पहले तो क्या हो गया, डिफ्यूजन, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा जो प्रोसेस होता है बेटा, ऑस्मोसिस। बेटा ऑस्मोसिस भी जो होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही होता है, सुनते रहना मेरी बात, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। बस कंडीशन अभी डिफरेंस बता दूंगा दोनों में, अभी लिखो। ऑस्मोसिस भी क्या है, एक डिफ्यूजन ही होता है। देखो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनना बेटा, डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड के साथ भी हो सकता है, लिक्विड का भी होता है, और गैस का भी होता है। मगर ऑस्मोसिस की एक खासियत है कि वो ओनली लिक्विड के साथ होता है। किसके साथ, लिक्विड, याद रखना, लिक्विड के साथ। डिफ्यूजन अगर मैं बोलूं ऑस्मोसिस किसका होगा, तो आप समझ जाना ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ही है, मगर किसका, केवल लिक्विड का। लेकिन डिफ्यूजन मैंने बोला है तो वो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी और गैस का भी, बट ऑस्मोसिस ओनली बिलोंग्स टू लिक्विड, वो केवल किसकी बात करेगा, लिक्विड की। और इसमें क्या होता है बेटा, एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, एक किसकी जरूरत होती है, मेम्ब्रेन की। डिफ्यूजन में जरूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन हो या ना हो, जैसे सेल के पास कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोसिस होता है। मगर डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है। अगर मेम्ब्रेन है और वाटर हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच अ वाटर मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल, केवल वाटर, लिक्विड वाले वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्या करते हैं वो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जो कि परमेएबल मेम्ब्रेन के मदद से करते हैं। जैसे यहाँ सेल के पास एक मेम्ब्रेन आ गई ना, ये मेम्ब्रेन हो गई सेल की, तो इसी की मदद से तो आना जाना हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन की मदद से आना जाना हो रहा है। तो ऐसे में क्या कहलाया जाता है, वो ऑस्मोसिस, ठीक है। जरूर डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन होता ही होता है। तो सुन लीजिए बेटा, लिखिए दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, ऑस्मोसिस। लिख लीजिए ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द लास्ट चल रहा है बेटा ये, इट इज द पैसेज ऑफ वाटर, किसका पैसेज, पैसेज मतलब मूवमेंट होना, किसका बेटा, वाटर का। इट इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से, सेम डिफ्यूजन के जैसा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, कहां से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, किसकी मदद से, थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किस, कौन सी मेम्ब्रेन की मदद से, जैसे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन, कहां तक, टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी हाई से लो कंसंट्रेशन, हाई से लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है, एक तरीके का मैकेनिकल डिफ्यूजन, ये भी कैसा डिफ्यूजन है, मैकेनिकल। मैकेनिकल वर्ड से कंफ्यूज मत होना, बस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ही होता है ये भी हाई से लो, बस किसकी मदद से, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो कौन कौन से प्रोसेस यूज करते हैं, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। पहला फंक्शन मेरा खत्म होता है। अब कुछ थोड़ी सी बातें और सुन लीजिए ऑस्मोसिस के लिए प्लीज, है ना, खत्म करते हैं इसे आज। देखो पहला क्या है, सुनिए मेरी बात, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटे, तीन कंडीशन आती है हमारे पास। ऐसे समझिए, मान लीजिए ये क्या है, एक मीडियम है,
उसके बीच में क्या है, सेल डाल दिया। सुनना मेरी बात सभी प्लीज, लास्ट टॉपिक है ये। बाहर जो है पानी कैसी कंसंट्रेशन में है, हाई, यानी पानी बाहर बहुत ज्यादा है। जैसे हम इमली ये समझाऊंगा। और ये जो सेल है, ये सेल, इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, लो, यानी पानी बहुत कम मात्रा में। अब आपको पता है डिफ्यूजन हो जाएगा, पानी हाई से लो की तरफ जाएगा, यानी अंदर से, बाहर से अंदर की तरफ सेल में क्या कर जाएगा, चारों तरफ से एंटर कर जाएगा। तो ये जो सेल पहले इतना सा था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जब भी कोई सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, तो बाहर के पार्टिकल अंदर मूव कर जाते हैं और वो सेल थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। इस तरीके के जो सॉल्यूशन होता है बेटा, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होता है, वो रीजन, वो कंडीशन जब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अंदर कंसंट्रेशन कम हो, तो उसकी वजह से जो बाहर वाला कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव कर जाती हैं। वाटर क्या कर जाता है, मूव कर जाता है अंदर, और इससे पानी क्या हो, सेल क्या कर लेता है, पानी को गेन कर लेता है, गेन वाटर, और थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। तो स्वेल होने की, तो जब भी कोई स्वेल होता है तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है मेरी बात, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, जब पानी बार बार अंदर, आज यही पढ़ाऊंगा बस पहला हाइपोटोनिक, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बेटा वीडियो का खत्म होने वाला है, कल आगे पढ़ेंगे। अब सुनते रहना, एक टाइम पे ऐसा होगा, पानी अंदर जाता रहेगा, अंदर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। एक टाइम पे ये सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, बिल्कुल बस्ट हो जाएगा, खड़ा फट। अब देखो ना, एक कैपेसिटी होती है ना, आप अपने मुंह में हवा भर के देखो, एक टाइम पे आप कहोगे कि और नहीं कर सकता मैं फिर, क्योंकि कैपेसिटी है ना। अब लगातार पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, जैसे बैलून होता है, बैलून में पानी डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, तो एक टाइम पे आके बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। उसी तरीके से सेल भी क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा पानी आता रहा तो बस्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को, जब आरबीसी बस्ट हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, हेमोलाइज्ड। क्या कहा जाता है कंडीशन को, जैसे किसी का बॉडी ऑर्गन खराब हो जाता है, काम नहीं करते, तो कहते हैं ना पैरालाइज। उसी तरीके से जब सेल अगर स्वेल होके बस्ट हो जाए, फट जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे कि सेल के साथ क्या हो गया, हेमोलाइज्ड। क्या हो गया, हेमोलाइज्ड। तो ये पहला समझ में आया। ऑस्मोसिस में जैसे आप याद रखना, कभी मम्मी से पूछना, वो आती है किशमिश, जब किशमिश को पानी में डालोगे ना, एक दिन के लिए छोड़ देना, अगले दिन देखना किशमिश बड़ी मोटी सी हो जाएगी, फूल जाएगी। क्यों, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम था तो लो कंसंट्रेशन, बाहर पानी क्या था, ज्यादा तो हाई कंसंट्रेशन, बाहर से पानी अंदर एंटर कर गया तो किशमिश स्वेल हो गई। तुम 3-4 दिन के लिए छोड़ दोगे ना, तो फिर देखना किशमिश फट जाएगी, थोड़ी सी बस्ट हो जाएगी और अंदर की चीजें बाहर आ रही होंगी। वो कंडीशन कौन सी कहलाई जाएगी, हेमोलाइज। तो देखो मटेरियल आना जाना हो रहा है, नहीं हो रहा, पानी का आना जाना हो रहा है, नहीं हो रहा, किसकी मदद से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। क्या प्रोसेस कहलाया जाएगा, ऑस्मोसिस। एक तरीके का डिफ्यूजन ही होता है ना। तो आ रहा है, तो पहला कंडीशन हाइपोटोनिक। दो और होती है, आइसो और हाइपर, वो कल पढ़ाएंगे। और कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा सेल वॉल। आज के लिए इतना, होमवर्क आपको ग्रुप में आएगा, कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछेंगे कॉल करके, बेफिक्र होकर, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू।